नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो छात्र जो कि पिछले कुछ महीनों से लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। सरकार के विरोध में आता है, सरकार एक नियम लागू करती है इनके एजुकेशन से लेकर। एक तरफ सरकार दावा करती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर अगर जब सरकार छात्रों को गुमराह करने में लगातार लगी रहेगी, बीच सत्र में नए नए नियम लाएगी, तो ऐसे में छात्र पढ़ेगा कैसे और इंडिया को बढ़ाएगा कैसे। हम लगातार बचपन से पढ़ते आए हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये सवाल उठता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो हमेशा लगता है हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इंडिया फिर ऐसे में कभी विकसित भारत बन ही नहीं पाएगा, भारत विकसित हो ही नहीं पाएगा। तो आज हम जो दो छात्र हैं स्वर्णिका और विनम्र, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये इतने महीने से लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों इनकी जिस दौरान इन्हें अपनी कॉलेज में क्लासेस लेनी चाहिए, जो तमाम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको लेके प्रैक्टिकल करने चाहिए, उस दौरान ये क्यों प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और क्या मांग है इनकी सरकार से। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तभी कौन सा ईयर है आप लोगों का? मेरा सेकेंड ईयर है। और आपका? प्रॉप के हिसाब से देखा जाए तो मेरा सेकेंड ईयर मेरा भी है। जी। अगर ईयरली देखा जाए तो हमारा थर्ड ईयर चल रहा है। अच्छा, क्योंकि वैसे- गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले एक एक साल का ईयर होता था। जी। अब गवर्नमेंट ने तब 1.5 साल मतलब 4.5 साल का कोर्स था, ये 1 ईयर की इंटर्नशिप थी, जी। तो टोटल 5.5 साल होता था। तो हम लोगों का क्या था, 3 साल तक की एक एक साल का कोर्स चलता था। जी। ईयरली वन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, फाइनली हमारा 1.5 साल का होता था। अब उन्होंने क्या किया है कि ईयर जो हमारा कर दिया है, प्रॉप के हिसाब देखेंगे तो प्रॉप हमारा 1.5 साल का कर दिया है। जी। तो अब हमारे उस हिसाब से देखा जाए प्रॉप तो 3 ही प्रॉप हो रहे जी। हैं। पहले 4 प्रॉप होते थे, तो 3 प्रॉप के हिसाब से देखा जाए तो हम तो अभी सेकंड प्रॉप में ही हैं। जी। ईयर देखा जाए तो थर्ड ईयर में है। अच्छा, तो ये जो आपने ये सरकार से जब मांग उठाई तो ये पूरा सिलसिला ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये मुद्दा जो था पहले तो ये यहीं से हुआ कि हम लोग जो 20 जून जुलाई वाले प्रोटेस्ट में यहाँ आए, तो उसके 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा क्लियर होता है कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो 21 बैच से कौन से मंत्री जी ने? प्रताप राव यादव जी हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, जी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत ये मंत्रालय आता है। जी। तो उन्होंने दिया कि 2021 से लेकर के जो इसकी हम परीक्षा को है जो कराना कंडक्ट करना चालू करेंगे। लेकिन क्या रहा कि नोटिफिकेशन 23 में आया हुआ है, इसलिए हम लोग सोचे कि अगर 23 से आया तो एक बार हम लोग मेहनत भी करते हैं, शायद हम लोग का भी हट जाता है। क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई पहले इस परीक्षा को कोई वो नहीं था, नोटिस नहीं था हम लोग का। क्योंकि जितने बजट में हम लोग यहाँ पे बीएमएस या बीएचएमएस या बीयूएमएस, मतलब कहने का है कि जो भी बच्चा आयुष का छात्र है यहाँ पर, जो बजट यहाँ पे वो आयुष के लिए ख़त्म कर रहा है। अगर मुझे इस चीज़ का पहले से पता होता या बच्चों को पता होता तो वो आयुष ना करके अदर कंट्री से वो एमबीबीएस कर रहे होते, क्योंकि सेम पैकेज में एमबीबीएस हो जाता। और ये परीक्षा पहले एमबीबीएस जो बाहर से करके आते थे उनके लिए लागू होती थी। वहाँ से आते थे, उनकी पात्रता अपने यहाँ इंडिया वाले दोबारा चेक करते थे, अपना गवर्नमेंट चेक करती थी। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करने का उन्हें लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन अब वही चीज़ें उनके लिए भी लागू हो रही है। उनको तो चल ही रही थी पहले से, उन्होंने हम लोगों पर एक एक्स्ट्रा एग्जाम लगा दिया। अगर दोनों कैंडिडेट यहाँ भी पढ़ने के बाद भी पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ से पढ़ने की भी पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर हम एमबीबीएस क्यों ना चूज़ करें? इस पर डिग्री को हम फिर क्यों ही करते? तो बजट वही सेम आ रहा है। स्वर्णिका जी, आप एक चीज़ बताइए कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स आप सही से क्लियर कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट आपसे प्रूफ मांग रही है कि हाँ आप एक बार हमें प्रूव करके दिखाइए कि आपने सही से पढ़ाई की भी है कि नहीं भी की है, तो इसमें गलत क्या है फिर? सबसे पहले प्रूफ हम कितनी बार दें। हमारा जब इस कोर्स में एडमिशन हुआ था, हमने एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दिया था नीट, जिसमें वो एमबीबीएस बीएमएस हर बच्चे के लिए होता है। वो दे के आए, आपने हमारी पात्रता चेक की, वो दे के हमारे हैं। उसके बाद हमारे पीए ऐसे सब कुछ हो रहा है। 1.5 साल का प्रॉफ होता है, उसमें हमारे इतने सारे एमसीक्यू टेस्ट, उसके बाद फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम, देन फिर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ये सब आप ले रहे हैं। मतलब इसमें इतने सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप आपको डिग्री एग्जिट करनी है तो आप एक नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दीजिए, वहाँ आपको डिग्री मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आप पीजी भी ले रहे हैं, तो कितनी बार हम ये आपको चेक करवाते रहे कि नहीं हम बच्चे एप्लीकेबल हैं या नहीं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अगर हम टोटल 4 साल का कोर्स होता है ये, तो इन 4 साल के कोर्स में लगभग आपके 30 एग्जाम्स तो हो जाते होंगे। क्या है कि मतलब कि पहले तो हम लोग नीट दे के जाते हैं। पहला तो एग्जाम हमारा यही हो गया। सबसे टफ होता है वो सबसे नीट का एग्जाम। हाँ, बहुत वो सबके लिए। हाँ, वो एक पहले क्या था कि पहले नीट का अलग होता था। उसको एपीएमटी या नीट बाद में पहले बोलते थे। उसके सबसे पहले क्या था कि एपीएमटी सीपीएमटी सब कराते थे, अपना स्टेट अलग अलग कराता था। और आयुष के लिए एक अलग से एग्जाम होता था, तो वो अलग होता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अपना बोला कि एक ही एग्जाम कराते हैं और सारा उसी में सबको चेक कर लेते हैं। तो नीट के हिसाब से उन्होंने फिर मेरिट बनाना शुरू किया, उसी हिसाब से सबको डिपार्टमेंट के हिसाब से कि ये एमबीबीएस में जाएगा, ये बीडीएस में जाएगा, बीयूएमएस में जाएगा, बीएचएमएस
में जाएगा, आयुष में जाएगा, सब उन्होंने वहीं से करना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, अभी जब पहले 1-1 साल का समय ईयर था तो उन्होंने अब 1.5 साल का कर दिया। उन्होंने बनाया है कि मतलब 1.5 साल पर तो 1.5 साल पे क्या होना है कि एक एग्ज़ाम तो होना ही होना है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो होना ही है। उसके पहले उन्होंने बोला कि सेमेस्टर हमारे 6-6 महीने के सेमेस्टर दे दिए उन्होंने, हर 6 महीने पे एक एग्ज़ाम होना है। उसके पहले उन्होंने पीए भी करा दिए, तो मतलब हर 2-2 महीने पे पीए हो रहे हैं, 6 महीने पे सेमेस्टर हो रहा है। उसके बाद ये हमारा काम हो गया, तो हर 6 महीने तक के हमारे 4 एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए। तो ये हमारे 1.5 साल में तो 12 महीने में 4 एग्ज़ाम, हर 2-2 महीने पे एग्ज़ाम हो गया। जैसे कि पहला पीए, दूसरा पीए, तीसरा हमारा सेमेस्टर, तो 3 एग्ज़ाम हो गए हमारे। 3 ये हो गए, फिर 3 बाद में 6 महीने में हो गए और 3 हमारे लास्ट तक के हो गए। तो हमारे 9 एग्ज़ाम डायरेक्ट हो गए। 10वां एग्ज़ाम हमारा यूनिवर्सिटी का होगा, 10 एग्ज़ाम हो गए। ऐसे करके हमारे 3 प्रॉप बनाए हैं, तो मतलब 30 एग्ज़ाम तो डायरेक्टली हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे 30 एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस 30 एग्ज़ाम में हमारी पात्रता यूनिवर्सिटी नहीं चेक कर पा रही है। ये गवर्नमेंट बोल रही है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी पात्रता नहीं चेक कर पा रही है। इसीलिए उन्होंने लगाया है कि पात्रता परीक्षा आपकी हम एक अलग से कंडक्ट कराएंगे। जब आप उसके पात्र होंगे, ये वो आप पेपर निकाल लेंगे, मैं कहने मतलब ये है कि आप पात्र जब पेपर पास कर लेंगे, उसके बाद हम आपको डिग्री प्रोवाइड करेंगे। तो ये सीधा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है नीट पे उंगली उठा रही है। चलो माना नीट क्या, तो सबके साथ ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नीट का है। उसके बाद यूनिवर्सिटी पे उंगली उठा रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वो सीधा बोल रही है कि आप पात्रता नहीं चेक कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, तो या तो यूनिवर्सिटी को वो नीचा दिखाना चाह रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं, या तो वो फिर इस पेपर को लगा करके अदर कंट्रियों में जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं या उधर के व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे ऐसा होगा, जब कहीं ना कहीं पर ऐसा होगी, तो बच्चे उधर भागेंगे MBBS करने के लिए, तो उन्हें एक व्यवसाय का मौका दे रहे हैं। ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पारदर्शिता नहीं हो रही है, या आप लगाना चाह रहे हो, तो पहले आपको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। तो हमें एग्ज़ाम देने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम हमें एडमिशन लेते टाइम में हमारे कॉलेज में बताया होता, या गवर्नमेंट ने बता दिया होता कि आपके साथ एक ऐसा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एडमिशन लीजिए, तो मुझे सोचना था कि हाँ, मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो मुझे ये भी एग्ज़ाम देना है, माइंड मेकअप पहले कर लेता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये आकस्मिक चीज़ें करने पे हमें थोड़ी सी आपत्ति है कि जब आपने बताया इतना लेट है, तो आप जो लेट में एडमिशन हो रहे हैं, उन पे आप ये लगाइए। और पात्रता चेक करने का काम सिर्फ एक लोग करिए, या तो आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम खत्म कर दीजिए। मैं इस परीक्षा को देने के लिए एकदम हामी भरे आप बैठा हूँ। मैं क्या, पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी छात्र हमारे हैं आयुष के, सारे बच्चे यही पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर कम हो जाए, नेक्स्ट का मेंटल प्रेशर कम हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट में क्या कर रखा है कि ये हमारा जो कॉलेज वाला है, जो यूनिवर्सिटी वाला है, कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर तक ही सीमित रहता है। क्योंकि उन्हें पता है ना कि अच्छे खासे सिलेबस है हम लोगों के, अच्छे खासे बुक्स आ जाते हैं, तो हम लोग उतना एक साथ नहीं लेके जा सकते हैं। तो हम लोग जब पीजी करेंगे तो सारी बुक्स उठाएंगे करने के लिए। तो क्या है कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर निपट गया, सेकंड ईयर निपट गया, थर्ड ईयर का थर्ड ईयर निपट गया, ये करते हैं। लेकिन नेक्स्ट में क्या है कि हमें तीनों का एग्जाम मिला करके, तीनों ईयर का मिला करके एक साथ एक पेपर बनेगा। तो वो मेंटल प्रेशर रहेगा कि हमें फर्स्ट ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, सेकंड ईयर पहुँचे तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों पढ़ना है, थर्ड ईयर में फिर पढ़ना है। उस वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में भी हम धोखा उठा सकते हैं कि हमारा बैक लग सकता है, ये हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें पात्रता परीक्षा देने का सिर्फ एक ही जगह अवसर मिलना चाहिए, या तो हम यूनिवर्सिटी दे दें या हम नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम दे दें। इसमें जो चीज़ मुझे एक बात समझ आई कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को समझ नहीं पा रही है, यूनिवर्सिटी को लगता है कि जो नीट एग्ज़ाम आप दे के आए हैं आप वो आपको नहीं समझ पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर भी हो सकता है, या फिर ये यूनिवर्सिटी का खुद का फेलियर है। बिल्कुल, गवर्नमेंट का फेलियर भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी का फेलियर भी हो सकता है, और कहीं न कहीं बच्चों में समझदारी का भी फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि वो तीनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी बात से हम सहमत हैं एकदम। मुद्दा हमारा यही चल रहा है कि जो चीज़ें कराई जाएँ वो एकदम सही से प्रॉपर में कराई जाएँ। जैसे कि कोई चीज़ें हैं तो हम पहले पूर्व सूचना उसकी दे दें कि हाँ, मैं जैसे घर से कहीं जाता हूँ बाहर, तो पहले घर में मैं बताता हूँ कि मैं पिताजी मुझे ऐसी जगह जाना है। हमारा संविधान भी यही कहता है आर्टिकल 21 के तहत कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो चीज़ आप कैसे देंगे? और हम लड़ाई इसीलिए लड़ ही रहे हैं कि गजट तो 2020 में आपने डाल दिया है, लेकिन आपने नोटिस पब्लिक नहीं किया है। जो पब्लिक नोटिस होगी तभी तो पब्लिक को पता चलेगा। ऐसे गजट बना के आप संविधान लागू करके कहीं भी रख दें, उससे तो किसी को पता नहीं होने वाला। जब पब्लिक होगा तभी पता चलेगा। अगर 2020 में अगर ऐसा नियम आया था तो मुझे क्यों नहीं पता, 2021 वाले बच्चों को क्यों नहीं पता, ये चीज़ें क्यों थी? कॉलेज वाले खुद हम लोगों को कन्फ्यूजन रख रहे थे। क्यों कन्फ्यूजन रख रहे थे? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, यूनिवर्सिटी को खुद नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह करा है। और क्या कि और गवर्नमेंट ने अभी NCISM करके एक नया नियम और ला रखा है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट परीक्षा के लिए NCISM ने क्या किया कि अनलिमिटेड चांसेस दे रखे हैं। NCH वालों ने सिर्फ 5 बार मौका दिया है। जो हमारा होम्योपैथ का है, उन्होंने बोला है कि आपको मैं सिर्फ 5 बार नेक्स्ट देने का मौका दूंगा, उसके बाद आपकी डिग्री खराब हो जाएगी, आप अपने स्तर पे देख लीजिए। अच्छा, मैं जो बोलने वाला था कि इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अभी जब NCISM और NCH बना है, तो जब से इन्होंने 1.5 साल का प्रॉप किया है, उन्होंने क्या बोला है कि यूनिवर्सिटी में कॉपियाँ एक बार या 2 बार उनको चेक करनी कर लेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आउट होगा
वो आपका रिजल्ट सर्वमान्य होगा, आपकी कॉपियाँ दोबारा चेक नहीं होंगी, आप रीचेकिंग का हम ऑप्शन ख़त्म कर दे रहे हैं, ना आप कॉपियाँ देख सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको जो रिजल्ट आउट कर दूंगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो तानाशाही करके रिजल्ट हम पे थोप रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स का इतना भी अधिकार नहीं बन रहा है इस समय जो गवर्नमेंट के हिसाब से, कि हमारे पेरेंट्स 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें कॉपियाँ देखने का भी मौका दिया जाए। ऐसा भी गवर्नमेंट ने ये भी नियम ख़त्म कर दिया है कि हम कॉपी तक नहीं दिखाएंगे। अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप कोर्ट केस करिए, RTI फाइल करिए, उसके बाद आपको कॉपी दिखाई जाएगी, वो भी विदाउट उस पर आपके मार्किंग नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन चेक होकर के आएंगे। फ्रंट पेज पे आपके नंबर दिए होंगे, आपको खुद ही गेस करना है कि इसमें 2 नंबर मिला है, कैसे मिला है, 3 नंबर मिला है, कैसे मिला है, कौन सा कटा है, कौन सा सही है, आपको खुद ही गेस करना है। तो ये जो आप कोर्ट केस करेंगे, RTI फाइल करेंगे रीचेकिंग के लिए, तो इसका जो खर्चा होगा, ये खर्चा कौन देगा? खर्चा खुद का रहेगा, क्योंकि खुद का मैंने खुद रहेगा। कर रखा है। फीस भी आप खुद देंगे? फीस भी हम देंगे, एग्जाम, यूनिवर्सिटी हाँ, में सब कुछ जाएगी। सब कुछ मेरा ही है। जी। कि गवर्नमेंट यही चीज़ है कि मैं प्रैक्टिकल फीस भी दे रहा हूँ, कॉलेज की जी। फीस भी दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन फीस भी दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आकर के नेक्स्ट का भी फीस दे रहा हूँ। कितना फीस दूँ भाई? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो लोन लेके पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी अगर वो बच्चे नेक्स्ट का अभी जिन्हें पूर्व सूचना नहीं थी, वो अगर नेक्स्ट का समर्थन कर भी लेते हैं और वो नेक्स्ट परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो उनके पिताजी लोन ले रहे हैं, उसका पैसा वो कहाँ से भरेंगे? क्योंकि डिग्री उन्हें तभी मिलेगी, प्रैक्टिस करने की लाइसेंस भी उन्हें तभी मिलेगा जब वो परीक्षा पास कर लेंगे, और इनकम भी तभी उन्हीं की होगी, क्योंकि उसके बिना तो हम लोग जीरो रहेंगे। तो हम अपने परिवार का जीवन यापन या अपने जो हमारे पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियली वीक हैं, जो लोन ले रहे हैं, उनका पैसा कहाँ से देंगे? ये भी एक सोचने की बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हम लोग जिस मुद्दे को हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है हम लोगों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो हमारी सरकार दावा करती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर जब सरकार ही कन्फ्यूज़ रहेगी, जो डॉक्टर हैं, देश का भविष्य हैं, जिन्हें भगवान के रूप में माना जाता है असल में, उनको ही लेके अगर हमारी सरकार कन्फ्यूज़ है, और तो ऐसे में इंडिया पढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, और भारत का डेवलपिंग कंट्री ही रहेगा या वो विकसित होगा भी फिर कभी ऐसे में? अब जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब आपके कुलभूषण जी ने बोला हुआ था कि जो मंत्री जिस विभाग का है, जिसको उस विभाग का नॉलेज है, उस विभाग का उसे मंत्री बनाया जाए। जो खेल मंत्री बन रहा है, उसे खेल का खा नहीं पता है, तो वो खेल के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। देखो, जाहिर सी बात है, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मतलब जो जिस चीज़ का नॉलेज है, जैसे कि आप पत्रकार हैं, आपको इसका नॉलेज है, पत्रकारिता का नॉलेज है, तभी आप पत्रकार हैं, वरना किसी को माइक पकड़ा दें उस हिसाब से बात नहीं कर पाएगा। या मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि मैंने गजट पढ़ा हुआ है कि दिक्कतें क्या हैं। मैंने बच्चों के साथ जा करके बच्चों की बातें सुनी हैं, तब मैं आपके सामने बच्चों की बातें आपको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि जिस चीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो कम नहीं है, उन्हें आगे आकर के इस मंत्रालय जो भी डिपार्टमेंट है, उनको इनका कार्यभार संभालना चाहिए, जैसे कि वो बच्चों की चीज़ें समझ सकें कि हाँ, बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा बेहतर वो कर सकते हैं। और हमारी यही आग्रह रहती है हमेशा, किसी भी मंत्रालय हो, कोई भी सरकार आए, मुझे किसी पर्टिकुलर एक सरकार पे नहीं बात करनी है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है किसी सरकार से नहीं है, हमारे उनके गवर्नमेंट ऑर्डर से जो हमारा ये है प्रोटेस्ट है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ है, उनके नियमों के खिलाफ चल रहा है। सरकार के खिलाफ हमारा कोई वो नहीं है। बात ये कि अगर वो हमारे खिलाफ नहीं, वो हमारे खिलाफ जियो पास करते हैं, जियो पास करने में कोई अकेला आदमी पास नहीं करता, पास करने में हर स्टेट के जो भी मिनिस्टर रहे होंगे उनका भी होगा, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। हाँ, कई स्टेट हैं जहाँ पर ये जियो नहीं लागू करा गया, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होगी। नए सत्र से MBBS के जितने भी हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, यही तो किया, उन्हें लगा कि हाँ, बच्चों के साथ ये पार्शलिटी नहीं हो रही है, पहले बताना चाहिए था, फिर लगाना चाहिए था, तो उन्होंने इसे आप क्यों हटाया। अगर मंत्रालय हमारा सही से हम पर ध्यान देता है, हमारा भविष्य देखता है अच्छा, तो ये काम उनको ये करना चाहिए। अगर वो ये नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी, मैं अभी तो ये दावा नहीं कर सकता, आगामी 4-5 सालों में बच्चे आयुष की फील्ड से निकल करके या तो MBBS प्रेफर करेंगे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने में टैलेंटेड होंगे या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो MBBS चूज़ कर लेंगे या BDS चूज़ कर लेंगे। वरना जो मिडिल क्लास का बंदा होगा, वो क्या करेगा, अदर कंट्री भागेगा, एक एग्ज़ाम FMEG देगा और MBBS डिग्री ले लेगा, क्योंकि 10 से 15 हज़ार लाख 20 लाख में उनका कंप्लीट हो रहा है, तो वो आके MBBS बनेगा। और प्रेफरेंस भी लोग MBBS की करते हैं, आयुष के पास जल्दी लोग नहीं जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं बदलती है, सूचना दे के काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें पूरी सूचना होगी, वो बच्चे खुद अपने जिम्मेदार होंगे,
क्योंकि अभी हम जिम्मेदार पर नहीं हैं, हमको कहीं ना कहीं फंसा दिया गया है। गवर्नमेंट में मिल के फंसाया, यूनिवर्सिटी में मिल के फंसाया, कॉलेजों में मिल के फंसाया। कहीं ना कहीं कि उन्हें भी सूचना नहीं थी। देखो गलती उनकी भी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी सूचना नहीं थी। ये गवर्नमेंट का दिक्कत है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया। अगर वो नहीं ये करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर भारत की जितने भी आयुष के कॉलेज हैं उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल चीज़ें जो है डगमगाएंगी। बच्चे अदर कंट्रियों को शटडाउन की नौबत आ हाँ, जाएगी। शटडाउन की नौबत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं करेंगे, लोग करेंगे। जो स्टेबल होंगे फाइनेंशियली वो करेंगे, या जिनको बच्चों का गवर्नमेंटल सिलेक्शन हो जाएगा वो करेंगे। बाकी जिसमें मोस्टली बच्चे प्राइवेट ले रहे हैं तो प्राइवेट बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि वो सब बाहर भागेंगे। फिर वो अपने यहाँ जितना रोजगार हम लोगों को मिल रहा है अपने कंट्री वालों को, वो यहाँ ना मिल करके अदर कंट्री में निवेश बढ़ जाएगा अपने आप, उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है मंत्री जी का ही हाथ होता हो, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे भी खतरा है। कहीं ना कहीं गाँव में खतरा है। हो सकता है मंत्री जी ने भी वादा किया हो, क्योंकि हम जानते हैं अदर कंट्री के अपने यहाँ डेलीगेशन आता है, अपने यहाँ भी डेलीगेशन आता है, उनको भी आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। तो शायद हो सकता है कि मंत्री जी हमारे वहाँ गए हों तो उनको भी ये बोला गया हो कि आप हमारे इन्वेस्ट करिए। इस हिसाब से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि कृपया बच्चों को जो भविष्य है उनको देख करके ये जो नियम है नोटिस दे करके लगाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा चलिए, ये तो ये सारी बात हो गई। स्वर्णिका जी, आप बताइए कि जो आपने फिर ये प्रोटेस्ट किया, इसे लीड किया काफ़ी अच्छे से, तो इसका जो निष्कर्ष था वो क्या निकल के आया है? निष्कर्ष ये है कि अभी हमारी मीटिंग है 29 आई गई है मंत्रालय में। उसके बाद जो उनका जो भी मतलब वहाँ से ऑर्डर निकले या आश्वासन आए, अगर हमारे फेवर में नहीं होता तो एक छोटा सा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम एक और करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका वेट। और एक और बात, हमें पूरे 4.5 साल में जो हमारा थ्योरी बेस्ड होता है उसमें हमें सब्जेक्टिव बेस्ड पूरा पढ़ाया जाता है, और क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो मेनली ज़्यादा जो वेटेज होता है वो सब्जेक्टिव का होता है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। बच्चे ऑब्जेक्टिव पूरे 4.5 साल पढ़ नहीं रहे और उनको सीधा ये एग्ज़ाम जब थोपा जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हमारा 4.5 साल में जो भी प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें है भी अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन, तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चे हम लोगों को तो नेगेटिव मार्किंग नेक्स्ट में लगा दिया हम लोगों ने। उसमें भी एक इशू आ रहा है कि जो बच्चे एमबीबीएस बाहर से करके आ रहे हैं, एफएमजी ईजी जो एग्जाम उनका हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हो रही है। मतलब अदर कंट्री वालों को नेगेटिव मार्किंग से भी हटा रखा है, हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी लगा रखा है। ये दिक्कतें हैं। और मंत्रालय वाला जो अभी सोनिका जी ने बताया कि हमारा वहाँ पे लेटेस्ट लेटर पहुँच चुका है, हमारी बातें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं मंत्रालय में। क्योंकि जब हमने वहाँ पहुँचे थे, मतलब हमारा जब वहाँ पर लेटर गया हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब तो महाराष्ट्र में इलेक्शन में बिजी हुए हैं। जो हमारे वहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं कोटेजा, उनके पास लेटर पहुँच चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मिनिस्टर साहब 29 या 30 में आएंगे तो आपकी मीटिंग करा दी जाएगी। मीटिंग में जैसा भी निर्णय आता है, आपके फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपने हिसाब से जो आप लोग करिए, प्रोटेस्ट करिए, जो भी करिए। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप जो सरकार है, सरकार के लोग ही, हमारे मिनिस्टर जो हैं, हमें कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो बच्चों के लिए वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। सरकार का समर्थन है, सरकार का समर्थन मिल रहा है। कई हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका सपोर्ट मुझे मिला हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मैं गवर्नमेंट से खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जियो के खिलाफ लड़ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो उन्हें भी बातें मैंने समझाई कि हाँ, इस गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ है, आपके खिलाफ कोई चीज़ें नहीं है, तो हमारे कहीं ना कहीं फेवर में है। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक बार इस पर मंत्री ज़रूर इस पर डिस्कस करें अपने समिति में, मंत्रालय में डिस्कस करने के बाद इसको निर्णय सही से लें और इस पर हम लोगों का पॉजिटिव सुझाव दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या अभी उम्मीद क्या है कि कब तक आपका जो भी ये है इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन आपको कब तक देगी सरकार? अब हमें लग रहा है जिस हिसाब से सदन स्टार्ट होगा उसी टाइम पे बात हो पाएगी, क्योंकि अभी मिनिस्टर साहब आएंगे। 29 तारीख को अपने प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे एक इवेंट लगा हुआ है 29 तारीख को, उसमें मंत्री जी आते हैं। अगर उनको टाइम रहेगा तो मेरी मीटिंग उनके साथ पक्का होगी, ऐसा मुझे आश्वासन भी दिया गया है। और नहीं होता तो 30 को भी नहीं हो पाती है तो फिर 2-3 दिन बीच में दिवाली पड़ रही है, दिवाली के बाद जस्ट हमारी उनकी मीटिंग हो जाएगी। और अगला प्रोटेस्ट हम बहुत जल्दी 1 महीने के अंतर्गत करने वाले ही हैं, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है और हर मिनिस्टर को पता है कि एक बार प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। दिल्ली इतने बड़े राजधानी में कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों की जो 500, 600, 700 लोग थे, उनकी आवाज़ें कहाँ दफन हो जाती हैं कोई नहीं जानता।
यहाँ पे आवाज़ें रोज़ उठती हैं, चली जाती हैं, तो इसलिए हमें अपनी आवाज़ों को ताज़ा बनाए रखने के लिए एक प्रोटेस्ट और करना पड़ेगा। और इस बार प्रोटेस्ट करने में लास्ट टाइम जो हमसे कुछ 2-4 गलतियाँ भी हुई हैं, जैसे कि उसको हम लोग संभाल नहीं पाए, तो इस बार हम लोग प्रोटेस्ट रख रहे हैं, जिसमें हमें सेंटर लीड करने वाले जो हमारे लीडर्स होंगे, उनके नाम आपको मैं अभी यहाँ खुलासा किए दे रहा हूँ कि हमारे सेंटर लीडर में एक तो मैं खुद विनम्र सिंह रहूँगा, हमारे अबुल कैश जी हैं, विशाल चौधरी जी हैं, फैसल खान जी हैं दिल्ली से, और फैसल रहमान जी हैं, राज कलीमुल्ला जी हैं, अमनदीप यादव जी हैं और यावर अब्बास जी हैं, जो बॉयज़ को सेंटर लीड करेंगे। गर्ल्स में हमारे हैं आकांक्षा सोनी जी हैं, गर्विता चौहान जी हैं, रिफ़ा अंसारी जी हैं, अलशिफ़ा अंसारी जी हैं और स्वरिका ठाकुर जी हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय, श्रेया जी हैं, नलिनी जी हैं और अंजलि जी हैं। ये गर्ल्स को लीड करेंगी। और एक सबसे अहम नाम जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, वो हमारे साकिब शैफ़ी जी हैं, जो पूरे सेंट्रल की मीडिया जो होगी, वो मीडिया को संभालने का काम उन्हीं के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो ये हमारे मीडिया प्रभारी का काम दिया जाएगा उन्हें। तो ये हमारी जो सेंट्रल की टीम है, ये हमारा सारा कार्यभार यही लोग निभाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, क्योंकि हमारा वहाँ पे कुछ इधर उधर ना हो पाया, क्योंकि हमने सबको लेके जाना चाहा कि चीज़ें बिगड़े ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाया। इस बार मैंने इसीलिए पब्लिकली आपके चैनल के द्वारा माध्यम से मैंने नाम पब्लिक कर दिए हैं, तो वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने का पूरा प्रयास भी करें। और सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको अच्छे से कोऑपरेट करें और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करें। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत दो छात्र स्वर्णिका और विनम्र के साथ कि किस तरह से देखिए जब कभी अन्याय होता है तो बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो शांत बैठ जाते हैं, जो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सरकार की नीति है तो हम एग्ज़ाम दे ही देंगे या फिर कुछ भी मान लेंगे क्योंकि सरकार है, उनने लॉ बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। पर जब स्वर्णिका और विनम्र को इस कानून में कुछ गड़बड़ दिखी, कानून में कहीं ना कहीं लगा कि इनके जो राइट्स हैं उस राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो इन्होंने सरकार के विरोध में आवाज़ भी उठाई। और सरकार जो फ़िलहाल जो इनसे मुझे जानकारी मिली है कि सरकार इनको आश्वासन भी दे रही है, साथ भी दे रही है फ़िलहाल में। अभी देखने का ये होगा पूरा मसला कि कब तक इनका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है इन्हें मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई सवाल हो इस विषय को लेकर हमसे तो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।